तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे चैप्टर 2 क्लास 12th का फार्मूला रिवीजन करेंगे। हमने चैप्टर 1 का कर लिया था। अब हम देखते हैं चैप्टर 2 में क्या क्या फार्मूला है। देखो सबसे पहले जो फार्मूला है ये पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का है। पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फार्मूला जो होता है के क्यू बाय आर। क्यू यहाँ पे चार्ज हो गया, आर हो गया डिस्टेंस। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस लेंगे, यानी ये डिस्टेंस हम लेंगे, ये जो डिस्टेंस है आर ये लेंगे। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, इससे रिलेटेड जो भी हम टॉपिक करने वाले हैं उसमें एक चीज ध्यान रखना है, पोटेंशियल में क्यू का वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो साइन के साथ पुट करेंगे। ये जो होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे जो हम क्यू का वैल्यू पुट करेंगे साइन के साथ ही हमेशा पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो Q यदि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पुट करेंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव पुट करेंगे। अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं फॉर्मूला नंबर 2। अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Qn दिया हुआ है। डिस्टेंस इसका कितना है, R1, R2, R3, Rn, इस तरीके से डिस्टेंस भी गिवन है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस बढ़ते बढ़ते Vn। V1 हो जाएगा KQ1 बाय R1 प्लस KQ2 बाय R2, जिस पॉइंट पे निकालना है चार्ज से उसका डिस्टेंस, प्लस KQ3 बाय R3 प्लस बढ़ते बढ़ते KQn बाय Rn। इसमें भी ध्यान रखना है Q के वैल्यू को साइन के साथ यूज करना है हमेशा फॉर्मूला में। अब आते हैं जैसे दो चार्ज ले लेते हैं Q1 और Q2। यहाँ पे दो चार्ज है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेज, उसके वजह से हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 बाय R होता है। इसमें भी हम Q के वैल्यू को हम साइन के साथ यूज करेंगे। इसमें देखो ये फॉर्मूला तब लगता है जब विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यानी यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला KQ1 Q2 बाय R यूज करेंगे। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आते रहता है, Q1 Q2 Q3, ये तीन चार्ज दिए हुए हैं, साइड लेंथ मान लो जैसे L है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो क्या करेंगे, KQ1 Q2 बाय L प्लस KQ1 Q3 बाय L प्लस KQ2 Q3 बाय L। पहले जैसे हम सेट थ्योरी में मैथ में पढ़ते हैं, Q1 से पहले सबका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर Q2 का जब करेंगे तो आगे जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। जैसे KQ2 Q3 कर रहे हैं, KQ1 Q3 एक बार जैसे हमने पहले लिख दिया तो दोबारा से कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं जैसे मान लो चार चार्ज दे दिया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, पहले KQ1 Q2 बाय L प्लस KQ1 Q3 बाय √2L, ये डिस्टेंस कितना होगा √2L, प्लस KQ1 Q4 बाय L। Q1 का हो गया। अब Q2 का करेंगे, तो पीछे नहीं जाना है, इधर ही आगे जाना है, KQ2 Q3 बाय L प्लस KQ2 Q4 बाय √2L प्लस Q3 से करेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, KQ3 Q4 बाय L। इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। कभी कभार इस क्वेश्चन में आ जाता है वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ चार्ज, तो क्या करना होगा, पोटेंशियल एनर्जी जैसे निकाल रहे थे वैसे ही हम करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, पूरे में एक माइनस साइन लगा देंगे, तो आ जाएगा वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ चार्ज। अब उसके बाद आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उस केस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी Q1 इंटू VR1। VR1 जो है पोटेंशियल एट द पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर इज R1। ये जो VR1 जो है ये सिंबल है, ये बता रहा है कि पोटेंशियल एट द पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर इज R1। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो Q1 यहाँ पे है और Q2 यहाँ पे है, ये जो डिस्टेंस है R1 है, ये डिस्टेंस है R2। तो यहाँ पे जो हमने बोला है VR1 यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो जैसे कोई चार्ज मान लो यहाँ पे है जो आसपास क्या कर रहा है, फील्ड जनरेट कर रहा है, यानी एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो चीज़ है। प्लस Q2 इंटू VR2, Q2 तो ये हो गया, और VR2 मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो एक्सटर्नल फील्ड है उसके वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, प्लस KQ1 Q2 बाय R12, यानी इनके बीच का डिस्टेंस, चाहे R12 का मॉडुलस ले सकते हैं या फिर R21 का मॉडुलस तो मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब एक्सटर्नल फील्ड होगा तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब उसके बाद आते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे डाइपोल के वजह से जो है हम निकालेंगे कि क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है।
एक्सियल लाइन पे होता है के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो जनरली क्या होता है, ए के वैल्यू जो होता है काफ़ी कम होता है, यहाँ पे हम के पी बाय आर स्क्वायर भी याद रख सकते हैं। इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाता है। कैसे वो 0 हो जाता है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। इस पॉइंट पे मान लो पोटेंशियल निकाला, ये डिस्टेंस कितना है, आर है, इक्वेटोरियल लाइन है। अब ये डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, ये आर है, ये ए हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये आर है, ये ए है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पोटेंशियल क्या होता है, V1 प्लस V2। तो V1 जैसे मान लो इसके वजह से लेंगे तो के क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके वजह से लेंगे तो के इंटू माइनस क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू सेम है, साइन जो है जो अपोजिट है, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। मैंने बताया था कि पोटेंशियल के लिए हम साइन के साथ क्यू की वैल्यू यूज करते हैं। अब आते हैं एट एनी पॉइंट के लिए। डायपोल की वजह से ही एट एनी पॉइंट का ये फॉर्मूला है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस ये फार्मूला याद रहेगा तो इससे भी हम एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल सकते हैं डायपोल के वजह से पोटेंशियल का वैल्यू। जैसे कि मान लो जैसे एक्सियल लाइन निकालना होता, मान लो इस लाइन पे निकालना होता, ये लाइन हो गया एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन के लिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे था तो ये थीटा था, अब जब इस लाइन पे आ जाएगा तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा के पी कॉस 0 बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना होता है, 1। तो फार्मूला क्या हो जाता है, के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए को इग्नोर कर सकते हैं, के पी बाय आर स्क्वायर। अब आते हैं इसके बाद इक्वेटोरियल लाइन पे यदि मान लो निकालना होता तो क्या करते, 90 पुट कर देते, कॉस 90 कितना होता है, 0। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाता है 0। तो इस फार्मूले को लर्न करके भी हम एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे डायपोल के वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है रिंग के वजह से। अब देखो रिंग पे ये चार्ज दे रखा है, पोटेंशियल निकालना है इसके सेंटर पे, फार्मूला क्या होगा, के क्यू बाय आर। मान लो क्यू चार्ज है इस रिंग के ऊपर, तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय आर। इसी तरीके से सेमी सर्कुलर रिंग है यहाँ पे, तो पोटेंशियल फिर से के क्यू बाय आर। तो मतलब इसमें साइज का कुछ नहीं है, चार्ज यदि यहाँ पे क्यू है और रेडियस आर है तो पोटेंशियल हमेशा के क्यू बाय आर होगा। इसका डायरेक्शन तो होता नहीं है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब ये है रिंग, रिंग के वजह से निकालना है पोटेंशियल, तो के क्यू बाय, देखो इस रिंग पे जो पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट का डिस्टेंस यदि देखोगे ना तो हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम आएगा। कितना आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब आते हैं फार्मूला नंबर 13 पे। 13 में क्या गिवन है ये देखते हैं, v इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। यहाँ पे जो हमने लिया है स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल में जानते हैं सरफेस पे चार्ज होता है, रेडियस आ रहा है। ये जो केस है r लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल R, यानी v का फार्मूला जो होगा के क्यू बाय आर होगा। पोटेंशियल जो अंदर होता है कांस्टेंट होता है और उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पे होता है। ऐसा कैसे पता, हमें पता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। तो अंदर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ई का फार्मूला जो होता है माइनस डी वी बाय डी आर होता है। तो इस तरीके से कांस्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे इनसाइड में उतना ही पोटेंशियल होगा जितना इसके सरफेस पे होगा। तो इसलिए के क्यू बाय कैपिटल आर यूज़ किया आपने। अब उसके बाद आते हैं आर ग्रेटर देन आर, यानी आउटसाइड वाला केस के लिए, तो वी का फार्मूला जो होगा के क्यू बाय स्मॉल आर हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये देखो इसी का ग्राफ है। हमने देखा कि पोटेंशियल शुरू में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए ग्राफ इस तरीके से गया। और आउटसाइड वाले पॉइंट पे देखो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट, यहाँ पे हमने 3 स्फेरिकल सेल लिया है जिसका रेडियस r1 r2 r3 है, चार्ज इसके ऊपर q1 q2 q3 है। इस केस में जो है सो हमें निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहला केस है r लेस देन r1, यानी इनसाइड वाला पॉइंट। इनसाइड वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, इनसाइड में ले रहे हैं तो इनसाइड में उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पे होता है, यानी के क्यू1 बाय r1 प्लस इस स्फीयर के वजह से इनसाइड में कितना होगा जितना इसके सरफेस पे होगा, यानी के क्यू2 बाय r2 प्लस इस इनसाइड वाले पॉइंट में जो होगा इसके वजह से कितना होगा जितना इसके सरफेस पे होगा, यानी के क्यू3 बाय r3 हो जाएगा।
अब उसके बाद आते हैं केस टू। केस टू लेते हैं R1 से बड़ा और R2 से छोटा, यानी यहाँ पे कहीं, यहाँ पे। तो जब हमें आउटसाइड वन लेना होता है तो क्या करेंगे, KQ1 अब बाई इसके लिए तो आउटसाइड का पॉइंट है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, R डिस्टेंस है तो R डिस्टेंस ले लेंगे। फिर हम जब Q2 के लिए देखेंगे तो Q2 के लिए वही पॉइंट अंदर में लाई कर रहा है, यानी उतना ही होगा जितना इसके सरफेस पे लाई कर रहा है, यानी KQ2 बाय R2 हो जाएगा यहाँ पे देखो। अब उसके बाद इस Q3 की वजह से तो उसके लिए भी वो अंदर का पॉइंट है, तो उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पे होगा, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा KQ3 बाय R3। केस थर्ड में ले रहे हैं R2 से बड़ा और R3 से छोटा, यहाँ पे R2 से बड़ा है और R3 से छोटा है। अब देखो, यानी यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे R2 से बड़ा है, तो इस वाले पॉइंट में क्या हो जाएगा बोलो, इसके लिए क्या हो जाएगा, आउटसाइड का पॉइंट है, R1 के लिए भी आउटसाइड का पॉइंट है, तो KQ1 बाय R। Q2 के लिए भी बाहर का पॉइंट ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा KQ2 बाय R। आउटसाइड वाला पॉइंट है तो KQ2 बाय R ले लेंगे, प्लस इस Q3 के लिए इनसाइड वाला पॉइंट है तो क्या करेंगे, KQ3 बाय R3, इस तरीके से हम ले लेंगे। तो इन दोनों के लिए R लेंगे क्योंकि वो आउटसाइड है, और Q3 के लिए इनसाइड लाई कर रहा है, तो इनसाइड जब लेना होता है तो जितना उसके सरफेस पे होता है उतना ही हम लेते हैं। अब आते हैं आउटसाइड वाले पॉइंट में, तो उस केस में क्या होगा, सबके लिए आउटसाइड है तो डिस्टेंस हम R ही लेंगे, KQ1 बाय R प्लस KQ2 बाय R प्लस KQ3 बाय R, यानी R कॉमन ले लेंगे, LCM ले लेंगे, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। अब उसके बाद आते हैं पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पूरे वॉल्यूम में जो है चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस केस में हम कैसे पोटेंशियल निकालेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट लगा सकते हैं, और यदि मान लो जैसे टोटल चार्ज Q गिवन है तो इस केस में इनसाइड वाला पॉइंट, अब जैसे मान लो ये स्फेयर है, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस R है, और इनसाइड का कोई पॉइंट है जो कि R डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे पोटेंशियल निकालना होगा, तो KQ इंटू 3R स्क्वायर माइनस R बाय 2RQ। अब मान लो जैसे सेंटर पे निकालना है, तो सेंटर पे जब निकालेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसी फार्मूला में क्या करो, स्मॉल r की वैल्यू को 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा KQ इंटू 3R स्क्वायर बाई 2R क्यूब, कैंसिल कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगा 3/2 KQ बाय R। और जैसा कि हम जानते हैं KQ बाय R क्या होता है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस, यानी हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट द सेंटर इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट ऑन द सरफेस। यदि इसका ग्राफ प्लॉट करें तो शुरू में जो होगा, जो इनसाइड वाला पॉइंट है, इनसाइड वाला पॉइंट में देखो R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट इन्वर्सली ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे R की वैल्यू को सोचो, R की वैल्यू को बढ़ाओ, R की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा, डिफरेंस जो होगा वह क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, यानी वैल्यू जो होगी कम होती जाएगी। तो इसलिए ग्राफ जो है इस तरीके से आया है, और यहाँ पे पैराबोलिक ग्राफ होगा। उसके बाद जो है देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे जब हम ग्रेटर देन R ले रहे हैं, यानी आउटसाइड वाला पॉइंट ले रहे हैं, तो उस केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो इसलिए हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। उसके बाद आते हैं लास्ट, यहाँ पे देखो कौन सा है, 16। E का फॉर्मूला है माइनस dV/dr, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है, E का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस dV/dr। ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ये चीज़ बता रहा है। अब मान लो जैसे Ex निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस निकालना होगा, तो माइनस dV/dx। तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे y और z जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y और z को एज ए कांस्टेंट लेंगे, जब उसी तरीके से जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और z को कांस्टेंट लेंगे, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यदि मान लो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो माइनस E डॉट डेल्टा R करके हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। फार्मूला हम लेते हैं फार्मूला नंबर 18। यहाँ पे दो इनफाइनाइट प्लेन शीट है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है। यहाँ पे हमें फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो एक प्लेट की वजह से होता है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम +1 चार्ज लेते हैं तो पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। तो लेफ्ट साइड को मैंने नेगेटिव ले लिया, इसके वजह से राइट साइड है तो इसको पॉजिटिव ले लिया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे ले लो, इसके वजह से इधर, इसके वजह से भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की वजह से ऐड कर दिया
और ये कितना आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा पॉजिटिव। अब उसके बाद आते हैं थर्ड रीजन में। थर्ड रीजन हमारा यहाँ पे ये है, यहाँ पे +1 चार्ज ले लेते हैं, इस पॉजिटिव की वजह से ये रिपेल करेगा, नेगेटिव की वजह से फिर से अट्रैक्ट करेगा। तो यानी पहला पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं सीरीज का फॉर्मूला, पता ही होगा 1/CS = 1/C1 + 1/C2 हो जाता है। अब आते हैं फार्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है C1 + C2, यानी दो कैपेसिटर यदि पैरेलल में लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे C1 + C2 करके। उसके बाद आता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है Q²/2C होता है। उसके बाद Q को हम चाहें कैमरा वहां दिख भी नहीं रहा है, कैमरे में कहाँ दिख रहा है वो, उसके लिए कैमरे वहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे आ रहा है कैमरे में, वहाँ से कैसे बोलूँ जब इधर आओ कैमरा, मुझे पता था मैंने देखा था, फिर से बोलना पड़ेगा। चलो ठीक है, ओके। अब आते हैं फार्मूला फॉर व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है C1 + C2, यानी दो कैपेसिटर यदि पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 + C2 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है Q²/2C। अब यदि मान लो Q को हम चेंज कर दें CV, तो Q का फॉर्मूला होता है क्या होता है CV, तो इसका स्क्वायर है तो C² V²/2C, तो एक C कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ½ CV²। इसको हम चेंज कर सकते हैं, ½ Q भी कर सकते हैं। कहोगे कैसे, तो ½ CV × V लिख सकते हैं। तो CV को फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमें लिखना होगा तो लिख सकते हैं ½ CV, तो ये हो जाएगा ½ × Q × V, ½ × Q × V। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ε0 E²। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो कैपेसिटर के फॉर्म में, कैपेसिटर के पास जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो होता है ½ ε0 E², जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में होता है। अब उसके बाद आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे है। यहाँ पे देखा जाए तो ये क्यूब शेप ले रहा है, यहाँ पे हर एक साइड पे इक्वल कैपेसिटेंस लगा हुआ है। अब यदि मान लो CAC, यानी यहाँ पे फेज डायगोनल बोलेंगे, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, इसका फेज डायगोनल A के डायरेक्टली अपोजिट में C आ रहा है, तो फेज डायगोनल के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4C/3। यहाँ पे C क्या है, यहाँ पे हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू, जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं इसका कैपेसिटेंस वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है सेम है, तो ये वैल्यू 4C/3। इसके अलावा आते हैं CAD। AD यहाँ पे क्या है देखा जाए बॉडी डायगोनल, यानी यहाँ पे A है तो यहाँ पे क्या है D है, तो जो कि बॉडी डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा 6C/5 हो जाता है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे AB के अबाउट ले लिया जो कि एडिसेंट कॉर्नर है, यहाँ पे और यहाँ पे एडिसेंट कॉर्नर में क्या हो गया 12C/7। टेक्निक में देखा जाए तो इस तरीके से याद रख सकते हो, यहाँ देखो 3 4 5 6 और यहाँ पे क्या हो गया 12 और ये हो गया 7, यानी इस तरीके से हम टेक्निकली याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है कैपेसिटेंस। यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे देख रहे हो दो प्लेट्स है, यहाँ पे इनके बीच का सेपरेशन जो है वह D है और कोई मीडियम नहीं है, यानी यहाँ पे जो मीडियम है वो क्या है एयर है। तो जब एयर मीडियम का काम करेगा तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा ε0 A/D हो जाएगा। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट, हम डायलेक्ट्रिक डाल देंगे, मान लो T थिकनेस का डायलेक्ट्रिक डाल देते हैं, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में T थिकनेस का डायलेक्ट्रिक डाल देते हैं, तो उस केस में कैपेसिटेंस वैल्यू कितना हो जाएगा ε0 A/D - T। T यहाँ पे क्या है थिकनेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक, T यहाँ पे क्या बता रहा है थिकनेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक प्लस T/K। K यहाँ पे क्या है, K यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
एप्सिलॉन आर या फिर के से हम रिप्रेजेंट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वही हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब ये आता है कि यदि कंप्लीटली फिल कर दें, यानी इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में पूरे में डाइलेक्ट्रिक डाल दें, तो उस केस में जो टी की वैल्यू होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा, यानी पूरी वैल्यू डी के इक्वल हो जाएगा। उस केस में फार्मूला हो जाएगा सी इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। यानी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टी को डी से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे डी लिखेंगे तो क्या होगा, डी से डी कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डी बाई के, तो के ऊपर चला जाएगा तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये फार्मूला आ जाएगा। अब उसके बाद आता है कंडक्टिंग स्लैब। यदि मान लो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में यदि टी थिकनेस का कंडक्टिंग स्लैब, पहले डाइलेक्ट्रिक था, अब हम क्या कर रहे हैं कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब से मतलब होता है कंडक्टर, यानी कंडक्टर को डाल दें तो उस केस में कैपेसिटेंस का फार्मूला जो हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी हो जाएगा। इस दोनों में यदि कंपैरिजन करें, यानी टी थिकनेस का एक में डाइलेक्ट्रिक डालें और टी थिकनेस का एक में कंडक्टिंग स्लैब डालेंगे, तो निश्चित रूप से कंडक्टिंग स्लैब के केस में कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। कैसे पता, देखो यहाँ पे डी माइनस टी है, यहाँ पे डी माइनस टी है, यहाँ पे डी माइनस टी प्लस टी बाई के है, यानी इसका डिनोमिनेटर वैल्यू ज़्यादा है तो आंसर कम आएगा। यानी इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, इसका कैपेसिटेंस वैल्यू कम होगा। इसके बाद आते हैं ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखा जाए तो यहाँ पे इस तरीके से डॉटेड लाइन गिवन होता है। यहाँ पे देखा जाए तो एरिया डिवाइड हो रहा है, ए बाई टू एरिया डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे केस में अब हम समझेंगे क्या, पैरेलल में। जब एरिया डिवाइड होगा तो हम पैरेलल में समझेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो कैपेसिटर से डिवाइड हो गया है और इसका कैपेसिटेंस मान लो जैसे ये C1 है, ये मान लो C2 है, तो C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाय, ए के जगह पे कितना है ए बाई टू, तो ए बाई टू इंटू डी हो जाएगा। हमने फार्मूला पढ़ा था, पहले फार्मूला क्या पढ़ा था, यहाँ पे जब हम कंप्लीटली फिल कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक से तो फार्मूला आ जाता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यही फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे K1 था एप्सिलॉन नॉट ए के जगह पे ए बाई टू है अपॉन डी तो पूरा ही है यहाँ पे, तो डी को हमने पूरा ही लिया है। उसी तरीके से C2 निकालते हैं, K2 एप्सिलॉन नॉट ए की जगह पे आ जाएगा ए बाई टू और डी हमारा ये पूरा ही है। अब ये दोनों कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। उसके अलावा आते हैं, मान लो जैसे डी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से क्या हो रहा है, डी डिवाइड हो रहा है। तो डी डिवाइड जब होता है तो क्या समझेंगे हम, सीरीज में समझेंगे, सीरीज में। तो अब यहाँ पे पहले देखो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, K1 एप्सिलॉन नॉट ए तो इस बार पूरा है, अपॉन में डी के जगह पे कितना आ जाएगा, टी बाई टू आ जाएगा। C2 निकालेंगे जब इसका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए तो पूरा है, डी के जगह पे कितना हो जाएगा, डी बाई टू हो जाएगा। और चूंकि ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला हमें पता ही है, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 करके हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं फार्मूला नंबर 28। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखा जाए कब करते हैं ये देखना है। मान लो जैसे दो कैपेसिटर है, दोनों को अलग अलग चार्ज किया, अलग अलग पोटेंशियल पे चार्ज किया, हो सकता है एक को चार्ज किया, एक अनचार्ज भी रख सकते हैं। तो अब देखा जाए तो जब दोनों कैपेसिटर को हमने चार्ज करने के बाद, मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 था, कैपेसिटेंस C2 है, इसको V1 पोटेंशियल पे चार्ज किया, इसको V2 पे चार्ज किया। अब जब हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे, कनेक्शन कैसे करना है ये देखो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा है, निगेटिव को निगेटिव से जोड़ा है। तो इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल दोनों का क्या है, पोटेंशियल दोनों का अलग अलग है। तो पोटेंशियल जब डिफरेंस होगा तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। चार्ज का ट्रांसफ़र कब तक होगा, जब तक उसके पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते, तब तक चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। तो बाद में क्या होगा, जब हम कनेक्ट कर देंगे तो इसका कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा V, जो कि कॉमन पोटेंशियल यानी दोनों का बाद में पोटेंशियल जो होगा वो सेम हो जाएगा। उस कॉमन पोटेंशियल को निकालने के लिए ये फार्मूला होगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ध्यान रखना है ये फार्मूला तब यूज करना है जब पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ेगा। और उस केस में जो लॉस इन एनर्जी होता है, जब इस तरीके से आप कनेक्ट करते हो तो एनर्जी में लॉस होता है। टोटल एनर्जी जो होता है बिफोर कनेक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन से, यानी एनर्जी में लॉस होता है। एनर्जी में लॉस का फॉर्मूला होता है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर।
इसको हम वैसे भी निकाल सकते थे, जैसे डेरिवेशन वाले स्टेप्स में पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लेते, फिर फाइनल एनर्जी निकाल लेते और इनिशियल माइनस फाइनल कर देते तो लॉस का वैल्यू पता चल जाता। अब आते हैं इसका नेक्स्ट केस, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो दो कैपेसिटर है, C1 उसको V1 पोटेंशियल पे चार्ज किया, C2 V2 पोटेंशियल पे चार्ज किया, फिर हमने उसको कनेक्ट किया। लेकिन इस बार जो कनेक्ट किया है वो कैसे कनेक्ट किया है, ये देखो, इसका ये पॉजिटिव है, इसके निगेटिव से जोड़ रहा है, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से जोड़ रहा है। तो उस केस में जो कॉमन पोटेंशियल होगा, उस केस में जो कॉमन पोटेंशियल होगा उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C1V1 माइनस C2V2। ध्यान रखना उसमें क्या था, प्लस था, इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा बीच में, अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पे सेम है, न्यूमरेटर में देखें तो यहाँ पे क्या था, प्लस था, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। बस अब उसके बाद आते लॉस इन एनर्जी। तो लॉस इन एनर्जी 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। यही नहीं, एक तरह से ध्यान से देखें तो इसमें एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा और पहले वाले केस में एनर्जी का जो लॉस होगा वो क्या होगा, कम होगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।